तो अभी तक हमने क्या देखा कि हर एक जो लेयर होती है वो अपना क्या करती है, हेडर ऐड करती है। और एक होता है आपका पेलोड। पेलोड क्या होता है, आपका एक्चुअल डेटा जो मैसेज, और हेडर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपकी एरर हैंडलिंग के रिटर्न बिट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आपके इसमें ऐड होती है। अब ए को अगर डेटा भेजना है वाई को, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस ऐड करेगी, नेटवर्क लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और डेटा लिंक लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब स्टार्ट करते हैं डेटा लिंक लेयर। The data link layer is the second layer of the OSI model. Its main role is to ensure reliable delivery of data across a physical link between two directly connected nodes. इस लाइन को हम डायग्राम से देखते हैं। अभी आपका जो आईपी एड्रेस है उसमें क्या होगा कि आपका जो ए है उसका सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और आपका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि एक क्लास का जो स्टूडेंट है उसको दूसरी क्लास में जाके दूसरे जो स्टूडेंट है उसको डेटा भेजना है, सिंपल ये आपका क्या हो गया, दो नेटवर्क हो गया। और अब आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करता है, ए जो है वो आपका डेटा भेजेगा इस वाले राउटर को। लेट्स से ये हमारा राउटर 1 है, ये हमारा राउटर 2 है, ये हमारा राउटर 3 है, ये हमारा राउटर 4 है, राउटर 5 और राउटर 6 है। जब वो इस वाले राउटर के ऊपर आएगा, एक बार अगर वो राउटर के ऊपर आया तो क्या होगा, उसका जो पास वाला फ्रेम है वो हट जाएगा और फिर नया फ्रेम यहाँ पर क्रिएट होगा। इस प्लेस पे क्या होगा, न्यू फ्रेम इज क्रिएट, मतलब वो जो फ्रेम बना होगा हाँ वो खुलेगा वापस। हाँ वो यहाँ पर खुलेगा जब भी किस पे आएगा, कोई ना कोई राउटर के ऊपर आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यू फ्रेम क्रिएट होगा। अब जब ए से इस वाले राउटर के ऊपर आए, कब ए से राउटर 1 के ऊपर आए, तो आपके पास में क्या था, एक फ्रेम था, उसमें आपके पास में क्या था, ये था आपका सोर्स, ये था आपका डेस्टिनेशन। जब ये यहाँ पर आएगा तब आपके पास में क्या होगा, नया फ्रेम क्रिएट होगा। उस टाइम पे ये आपका बनेगा सोर्स और ये आपका बन जाएगा डेस्टिनेशन। जब ये एक और राउटर के ऊपर आएगा तब वो क्या होगा, नया फ्रेम क्रिएट होगा, न्यू फ्रेम होगा क्रिएट। उस टाइम पे ये हो जाएगा आपका सोर्स और ये हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन। फिर ये हो जाएगा आपका सोर्स, ये हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन, और ये हो जाएगा आपका सोर्स और ये हो जाएगा आपका फाइनल डेस्टिनेशन। तो जब भी वो किस पे आएगा, राउटर पे आएगा, एक नया फ्रेम क्रिएट होगा, नया सोर्स और जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो ऐड होगा। पर आपका सेम क्या रहेगा कि होस्ट कौन है, ए है और वाई, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, और आपका क्या सेम रहेगा, पेलोड सेम रहेगा। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके क्या रहेगा सेम, आपके पास में होस्ट की इंफॉर्मेशन, होस्ट की इंफॉर्मेशन एंड पेलोड रिमेन्स सेम। कब, when new frame is created, जब नया फ्रेम बनता है तो क्या होगा, आपके जो होस्ट है, मतलब किसने एक्चुअल में भेजा है और किसको इंटेंडेड है वो मैसेज, वो और एक्चुअल का जो मैसेज है वो दोनों सेम रहेगा। when new frame is created, आपका नया फ्रेम तो बनेगा पर जो होस्ट कौन है, किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है, वो और जो एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो सेम रहेगा। पर आपका जो बीच वाले इंटरमीडिएट नोड्स है उनका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होता रहेगा। जब वो आएगा इस वाले राउटर के ऊपर तो वो होगा उस टाइम पे डेस्टिनेशन, फिर क्या होगा, नया फ्रेम क्रिएट होगा, उस टाइम पे वो होगा सेंडर, और जो नेक्स्ट राउटर होगा वो होगा डेस्टिनेशन। फिर जब वो आगे भेजेगा तो वो बन जाएगा सेंडर और वो हो जाएगा डेस्टिनेशन। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हॉप टू हॉप ट्रांसफर कहते हैं। डेटा जब भी लिंक ये नए राउटर पे जाएगा तो उसके अंदर चेंज किस में आएगा, मतलब पेलोड में चेंज नहीं आएगा, पेलोड में नहीं आएगा, होस्ट में नहीं आएगा। जब आपका नए फ्रेम के अंदर तो उसके सोर्स, हेडर में आएगा क्या? हाँ वो उसका जो हेडर होगा वो उसके अंदर चेंज होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज, कि किसने भेजा है और किसको भेजा है। जैसे मान लो कि ये अगर चेंज ए होगा। है, हाँ ये आपका चेंज होगा। होस्ट की जो इन्फॉर्मेशन वो चेंज नहीं होगी, मतलब अगर ए ने भेजा है राउटर 1 को तो उस टाइम पे ए आपका सेंडर है और राउटर 1 आपका डेस्टिनेशन है। तो आपकी जो एक इन्फॉर्मेशन होगी और राउटर 1 की इन्फॉर्मेशन, ये उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन में होगा। हाँ। फिर जब यहाँ पर आएगा तो आपके पास नया फ्रेम क्रिएट होगा, और जो नया फ्रेम जो क्रिएट होगा उसमें क्या होगा चेंज, कि राउटर 1 ने भेजा है, किसको भेजा है, राउटर
टू को तो भेजना जब है ये लास्ट में मतलब वहां पे राउटर जाएगा 6 पे। वाई के पास, हाँ हाँ, तब उसको कैसे पता चलेगा कि ये नहीं भेजा, यहाँ पे तो हमने बीच के अंदर नहीं ही उसको नहीं भेजा, भेजा तो ये आपका काम होगा उसका, नेटवर्क लेयर का काम होगा कि आपको इस वाले पे जाना है, इस वाले पे जाना है, इस वाले पे जाना है। इसको क्या पता है कि मैं राउटर 1 पे हूँ और नेटवर्क लेयर ने मेरे को ये बताया कि राउटर 2 पे जाना है। तो अच्छा ये सिर्फ स्टेप्स को हाँ, चेंज लेगा। जो आपके इंटरमीडिएट हाँ नोट्स होंगे ना हॉप टू हॉप, तो ये उसका काम करेगा। कौन से राउटर के ऊपर जाना है, कौन सा राउट लेना है, ये आपका नेटवर्क लेयर के काम है, जो हम आगे जब पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, तो उसमें आपका आएगा राउटिंग वाला। तो ये क्या करता है कि इस हॉप से लेके इस हॉप तक जो जाना है, रिलायबली जाना है, वो आपका काम है डेटा लिंक। फिर इस वाले से इस वाले पे जाना है, फिर इससे इस पे, तो ये आपका काम होता है डेटा लिंक लेयर का। कौन सा राउट चूज करना है, ये किसका काम है, आपके नेटवर्क लेयर का काम होता है। तो इसके अंदर आपकी क्या चेंज नहीं होती, होस्ट इंफॉर्मेशन और जो पेलोड होता है डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। आपके चेंज क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेंजेस, ये दो इंफॉर्मेशन आपके चेंज होती है। और जो डेटा लिंक लेयर की अगर काम पूछे, तो इसका काम क्या है कि एक आपका जो डिवाइस है, लेट्स से ए है और राउटर 1, या राउटर 1 है राउटर 2, राउटर 2 से राउटर 4, इसके बीच में डेटा को रिलायबल वे से बिना एरर के पहुंचाना, ये आपका किसका काम होता है, डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ये आगे आके इसके फंक्शंस के अंदर आ जाए। फिर हम बढ़ते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज द डेटा लिंक लेयर, framing in data link layer is the process of taking packets from the network layer and encapsulating them into frames, and also grouping raw bits from physical layer into recognizable frames। इस लाइन को डायग्राम से समझते हैं। आपके पास में लेस से है एप्लीकेशन लेयर, फिर आपके प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपके पास में ये चीज। हम अभी क्या सब समझ रहे क्या होता है हमारा फ्रेमिंग। आपके पास में यहाँ से डेटा आया, जब वो आएगा आपके पास में नेटवर्क लेयर, तो हम उस डेटा को कहेंगे पैकेट्स। वही जो पैकेट है वो आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर आएगा, और वो जो आपका पैकेट है उसको हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेट करेंगे एक फ्रेम के अंदर, एनकैप्सुलेट करेंगे एक फ्रेम के अंदर, और एक्स्ट्रा में क्या ऐड कर देंगे उसके अंदर, हेडर। और वो जो हेडर होगी उसमें आपके पास में क्या होगी, बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, पर मेनली क्या होता है उसके अंदर, सोर्स का और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है ना। तो फ्रेमिंग क्या होता है, पैकेट को लेना और उसको किस में चेंज करना, फ्रेम में चेंज करना। ये जो आपका प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फ्रेमिंग। ये एक लाइन लिख लो फ्रेमिंग के अंदर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पैकेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड एनकैप्सुलेटिंग देम इनटू फ्रेम्स। और आपका क्या होगा फ्रेमिंग, लेट्स से आपका ये जो फ्रेम है ये जब जाएगा आपका किसके ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर, तो वो आपका क्या होगा, बिट्स होगा। तो आपका जो डेटा है वो बिट्स के अंदर फिजिकल लेयर पे जाएगा, और ये जो आपके बिट्स है ये जब जाएंगे आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर, तो रॉ बिट्स को फ्रेम्स के अंदर चेंज करना भी क्या कहलाता है, फ्रेमिंग कहलाता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रेमिंग। तो ये लाइन क्या कह रही है, फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड एनकैप्सुलेटिंग देम इनटू फ्रेम्स। दूसरी लाइन क्या कह रही है, एंड आल्सो ग्रुपिंग रॉ बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर इनटू रिकॉग्नाइजेबल फ्रेम्स। तो फर्स्ट आपका जो है वो है फ्रेमिंग। इसको उतारना है या
अल्टीमेटली डेटा बिट्स में ही ट्रांसफर होंगे वायर या वायरलेस वे से। तो इसमें ये है ऑप्शनली डिवाइडिंग देम इफ लार्जर देन एमटीयू। एमटी क्या होगा? मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट। अब डायग्राम देखते हैं। लेट्स से आपके पास में एक आया पैकेट, उसका जो साइज था वो क्या था? 1000 यूनिट्स था, उसका था 1000 यूनिट्स। और आपके पास में जो एमटीयू थी, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट, वो कितनी थी आपके पास में? 1000 थी। ठीक है, मतलब कि एक जो हॉप है, उस हॉप से दूसरे हॉप तक मैक्सिमम कितनी यूनिट्स ट्रांसफर हो सकती है, वो आपकी क्या होगी? मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट। तो आपके पास में जो पैकेट आया उसका क्या था साइज? 1000 था, और जो मैक्सिमम आपके पास में यूनिट थी वो क्या थी? 1000 थी। तो ये जो आपका फ्रेम होगा उसका क्या होगा? डिवाइडेशन नहीं होगा। आपका जो फ्रेम है उसका क्या होगा? डिवीजन नहीं होगा। पर लेट्स से आपके पास में कोई जो पैकेट आया उसका साइज था 2000 यूनिट्स, और आपके पास में जो मैक्सिमम है ट्रांसफरिंग यूनिट वो कितनी है? 1000। तो आपके पास में क्या होगा? उस फ्रेम के दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा आपके पास में 1000, एक हो जाएगा आपके पास में 1000। वो कब होगा? जब आपके पास में जो पैकेट आया उसकी क्या है साइज? मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट से ज्यादा है, तो उसका क्या होगा? हम पार्ट्स में बांट देंगे। इसको फेयर एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से मेरे पास में एक नेटवर्क लेयर से पैकेट आया जिसका मेरे पास में था साइज 1000 यूनिट्स का। यूनिट मतलब वो एमबी में हो सकता है, केबी में हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। और मेरे पास में जो मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट है वो कितनी है? 1000 यूनिट की है। मतलब मैं एक हॉप से दूसरी हॉप के ऊपर क्या भेज सकता हूँ? 1000 यूनिट का डेटा ही भेज सकता हूँ। अगर मेरे पास में 1000 तक आता है तो मैं क्या करूँगा? मैं उस फ्रेम को लूँगा डेटा लिंक लेयर के ऊपर और उसको आगे भेज दूंगा 1000 यूनिट्स के ऊपर एज अ सिंगल यूनिट। अगर मान लो कि मेरे पास में नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आता है वो मेरे पास में है 2000 यूनिट का, तो मैं क्या करूँगा? उसके दो पार्ट्स बनाऊंगा और मैं फिर उसको आगे भेज दूंगा। ये होता है आपके पास में मैक्सिमम ट्रांसफरिंग यूनिट का कंसेप्ट। ये चीज़ आपके थ्योरी के अंदर यहाँ पर लिखी गई है एग्जाम्पल के अंदर, है ना। मेन आपका क्या होता है? फ्रेमिंग। नेटवर्क लेयर से पैकेट को लेना, उसको एनकैप्सुलेट करना फ्रेम के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना जिसको हम क्या कहते हैं? हेडर और ट्रेलर कहते हैं। ये आपका मेन था फ्रेमिंग। दूसरा आता है आपके पास में फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स कोई भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस ढूंढना और उस तक डेटा को ट्रांसफर करना। ये आपका सिंपल होता है फिजिकल एड्रेस। ये क्या कह रहा है? डेटा लिंक लेयर एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द फ्रेम हेडर। मतलब कि ये जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब कि जैसे डेटा ए से जा रहा है राउटर 1 के ऊपर, तो इस टाइम पे हमारा जो सोर्स है वो कौन होगा? ए होगा, और जो डेस्टिनेशन वो कौन होगा? राउटर 1 होगा। राउटर 1 से जो डेटा है वो किस पे जा रहा है? राउटर 2 पे। तो इस टाइम पे हमारा सोर्स होगा ये, और इस टाइम पे हमारा डेस्टिनेशन होगा ये। फिर हमारा सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये, सोर्स ये डेस्टिनेशन ये, और फाइनली जो सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन जो होस्ट है, होस्ट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाएगा। अब ये जो आपका राउट है कि राउटर 1 से फिर 2 फिर 4 फिर 6, ये आपका कौन करेगा डिसाइड? नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी। पर एक हॉप से दूसरे हॉप के ऊपर जाना रिलायबली, उसको ये नहीं पता कि राउटर 2 के ऊपर जाने पर राउटर 3 पे जाना है, 5 पे या 4 पे। वो बस ये कहता है कि राउटर 1 के ऊपर मैं गया, फिर मैं राउटर 2 के ऊपर गया, इसके बाद में कौन से राउटर के ऊपर जाना है ये आपका डिसाइड करेगा नेटवर्क लेयर। The data link layer adds source and destination MAC address in the frame header. दूसरी लाइन कह रही है it ensures the correct delivery of frames between devices within the same network. अब same network का मीनिंग क्या है ये हम आगे देखते हैं। All devices that can communicate directly with each other using MAC addresses without passing through a router. अगर वो राउटर आया बीच में तो क्या होगा? नया फ्रेम क्रिएट होगा। अगर राउटर बीच में नहीं आया, आपके पास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्विच है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस यूज करके डेटा को भेज सकता है। पर अगर आपके पास में बीच में राउटर आया तो क्या होगा? नया फ्रेम क्रिएट होगा। मैक एड्रेसिंग इज हॉप टू हॉप। इसका मीनिंग क्या है?
द फ्रेम रिमेन्स अनचेंज्ड अक्रॉस स्विचेस विद इन द सेम नेटवर्क। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास में ए है, उसको डेटा भेजना है बी को, तो आपके पास में नया फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। अगर ए को डेटा भेजना है बी को, या ए को डेटा भेजना है सी को, तो नया फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, सेम नेटवर्क है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को दूसरे नेटवर्क में भेजना है, बीच में अगर आपके पास में क्या आया, राउटर आया, तो आपके पास में नया फ्रेम क्रिएट होगा, नया आपके पास में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। ये क्या कह रहा है, मैंने फ्रेम रीचेस अ राउटर। अगर आपका जो फ्रेम है राउटर के पास में आता है, तो क्या होगा, द राउटर रिमूव्स द ओल्ड फ्रेम, जो आपको पहला वाला फ्रेम उसको रिमूव करेगा, एंड क्रिएट्स अ न्यू फ्रेम विद अ न्यू मैक एड्रेस फॉर द नेक्स्ट नेटवर्क। अगर आपके पास में बीच में राउटर 1 आया, या कोई भी आपके पास में राउटर है, तो क्या होगा, नया फ्रेम क्रिएट होगा, नया सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस बनेगा। When data is sent to a router, it is being sent to a different network from the perspective of the data link layer। ये क्या कहता है कि अगर बीच में कोई भी राउटर है, तो उसके हिसाब से जो भी राउटर है उसका क्या होगा, डिफरेंट नेटवर्क होगा। इसीलिए वो क्या करता है, एक नया फ्रेम को क्रिएट करता है। पर अगर सेम नेटवर्क है, जैसे अगर एक्स है, एक्स को डेटा भेजना है वाई को, या एक्स को डेटा भेजना है जेड को, तो क्योंकि वो सेम आपका नेटवर्क है, तो नया जो फ्रेम को क्रिएट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्विच की हेल्प से डेटा को भेज देंगे। पर क्योंकि हमको क्या चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है, तो आपके पास में बीच में राउटर्स आएगा, और अगर राउटर आया तो आपके पास में क्या होगा, ओल्ड फ्रेम आपका डिलीट होगा, और आपके पास में नया फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, तो राउटर का भी मैक एड्रेस होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राउटर का भी एक मैक एड्रेस होता है। फिर आता है आपके पास में एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या होता है, एक हॉप से दूसरे हॉप पर रिलायबल वे से डेटा को भेजना। इस चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी या इंग्लिश में, कि इसका जो मेन काम क्या होता है, एक हॉप से दूसरे हॉप में रिलायबल वे से डेटा को भेजना। ये जो आपके नेक्स्ट लाइन, इस मेन रोल इज टू एंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा अक्रॉस फिजिकल लिंक बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ये जो आपके बोल्ड में लिखा हुआ है, रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। अब इसके लिए वो क्या काम करता है रिलायबल वे से भेजने के लिए, वो हम आगे इसमें देखते हैं। राउटर एक टाइप से ये जो टावर्स होते हैं नेटवर्क वाले, उसमें लगे हो सकते हैं, उसमें लगे हो सकते हैं, पर वो तो आपके वो होते हैं वायरलेस वे के अंदर। राउटर तो वायरलेस वो दोनों हो सकते हैं, पर डिपेंड करता है, वहाँ पे और भी डिवाइसेस यूज हो सकते हैं। वायर के अंदर राउटर बीच में कैसे, वायर के अंदर नहीं, मेनली वायरलेस ही होता है, राउटर वैसे नहीं होता है, वायरलेस ही होता है। वायर में तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फिर आपके पास में आता है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। आपके दो चीज़ होती है, एक होता है एरर डिटेक्शन, एक होता है एरर करेक्शन। आपके जो एरर होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके एरर को डिटेक्ट करना कि आपकी एरर हुई है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपको ये जानना है कि एरर हुई है नहीं हुई है, ये आपको फर्स्ट जानना होगा। और एक बार एरर डिटेक्ट हुई, उसके बाद में क्या होगा, एरर करेक्ट होगा। आपके पास में बहुत से ऐसे होते हैं मेजर्स जो कि क्या करते हैं, सिर्फ एरर को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मेजर जो कि क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और उसको करेक्ट भी करते हैं। जैसे आपके पास में हो गए हैमिंग कोड्स, हो गए, ये आपके क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और एरर को करेक्ट भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। पर आपके पास में जैसे हो गए CRC, चेकसम, ये क्या करते हैं, सिर्फ एरर को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में ये डिपेंड करता है कि आप उस पैकेट को फिर से भेजना चाह रहे हो या नहीं भेजना चाह रहे हो। और चेकसम होता है आपके जो था ना BCA के अंदर, उसमें सिर्फ वही था, एरर कंट्रोल वाला था। उसमें आपके पास स्लाइडिंग विंडो ARQ वाला ऐड हुआ था, बाकी ये सब आपके नहीं था, एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन वाला। तो आपके पास में जो भी एरर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास में एरर को डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करना। DLL appends error detecting codes like CRC. Receiver checks for errors, corrupted frames are retransmitted. डेटा लिंक लेयर। तो आपके पास में ये जो चीज़ है,
ये आपके दो पार्ट्स होते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर कौन कौन से होंगे? फिजिकल लेयर में आपके पास में मैश का आ जाएगा, इसके अंदर आपके पास में आएंगे सीआरसी, चेकसम, हैमिंग कोड्स, पैरिटी भी इसमें एक चीज होती है, एक होता है पैरिटी चेक। पैरिटी मीन्स होता है ये देखना कि क्या वो इवन है या ऑड है। इसमें आपके पास में इवन ऑड वाले कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसके आपके पास में प्रैक्टिकल आता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो कि ये जो आपकी चीज़ें हैं ये हो गया, ये आपके पास में हैमिंग कोड्स हो गया। इसके आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे डेटा लिंक लेयर के। अगर जो फ्रेम है रिसीवर के पास में आया तो वो ये चीज़ चेक करेगा कि क्या जो डेटा है वो एरर फ्री है या नहीं। ये आपका क्या काम होता है? एरर डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करना। फिर आता है आपके पास में फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है तेजपाल? डेटा के फ्लो को मैनेज करना, जैसे कि कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसका फ्लो कैसा होगा, फ्लो भी कैसे होगा, फ्लो को कंट्रोल भी करना। लेट्स से अगर ये है, ये कह रहा है कि मैं 2 MB पर सेकेंड के डेटा को ले सकता हूँ और ये कह रहा है कि मैं 10 MB डेटा को भेजूंगा। तो इसने क्या किया, एक सेकेंड के अंदर 10 MB के डेटा को भेजा, पर इसने रिसीव कितना किया? 2 MB। तो लॉस कितना हुआ डेटा का? 8 MB का डेटा लॉस हो रहा है पर सेकेंड। तो ये होता है आपके फ्लो को कंट्रोल करना कि ये तो आपका भेजता जा रहा है 10 MB 10 MB और 10 MB, पर इसके पास में क्या हो रहा है? डेटा लॉस होता जा रहा है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करना किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का काम है। अगर आपके पास में पूछे कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ये किसके काम है? आपके डेटा लिंक लेयर। ये आपके एक और लेयर का काम है, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम करती है, पर ये जो है ये क्या करती है? आपकी डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप पे काम करती है कि एक हॉप से दूसरे हॉप पे डेटा एरर फ्री जाए और उसका जो फ्लो क्या हो? सही हो। हॉप टू हॉप चेक करती है, ये आपके हॉप टू हॉप में चेक करती है। पर आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किस पे चेक करेगी? एंड टू एंड पे चेक करेगी, वो आपके एंड टू एंड पे चेक करेगी। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है और डेटा लिंक लेयर भी करती है, पर आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगी? एंड टू एंड पे चेक करेगी और डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? हॉप टू हॉप पे चेक करेगी कि एक हॉप से दूसरे हॉप के ऊपर जो डेटा जा रहा है वो एरर फ्री जाए और उसका जो फ्लो हो वो भी सही हो। ये डायग्राम उतारना है क्या फ्लो कंट्रोल का? कि इसकी जो लिमिट है वो है 2 MB पर सेकेंड, पर वो भेज रहा है 10 MB पर सेकेंड। तो इस फ्लो को कंट्रोल करने का जो काम है वो होता है फ्लो कंट्रोल। इस फ्लो के अंदर आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें आती है? आपके पास में स्लाइडिंग विंडो आती है, स्टॉप एंड वेट आता है। पास में एग्जांपल में क्या आ जाएगा? स्टॉप एंड वेट। इसके ऊपर आपके प्रैक्टिकल आएंगे। आपके उसमें डायग्राम से, इसमें आपके उसमें विंडो का साइज भी आता है और सब चीज़ें आती है। हाँ, ये पेज है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। पहले डाटा जाएगा बाद में ये स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो, वही तो सर, पहले यहाँ से डाटा जाएगा फिर वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा फिर वापस भेजेगा। स्लाइडिंग विंडो में एक साथ मतलब 4-5 फ्रेम भेज देगा, उसके बाद 4-5 फ्रेम का एक साथ एक्नॉलेजमेंट आएगा। कॉलेज में अब तक याद है? अच्छा। मैं तो बड़ी काम
इसमें आपके पास में कौन कौन सा होता है, स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग। फिर आता है आपके पास में एक्सेस का कंट्रोल, इसमें आपके पास सी एस एम एस सी डी, इसको जानते हैं। हमने एक्सेस के कंट्रोल को और कहाँ पे देखा था कि कौन से प्लेस है, कौन से टोपोलॉजी जिसके ऊपर हमको एक्सेस चाहिए होता है। टोकन सिस्टम वाले क्या है? हाँ उसमें वो बताया था। रिंग का बात है, रिंग में तो आपके पास में टोकन होता है। हाइब्रिड बस बस ही बचा। हाँ बस नहीं था वो आपने बताया था आपके पास में बस टोपोलॉजी, उसमें आपके पास में क्या होता है, एक्सेस की नीड होती है आपको। जैसे आपके पास में एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, इसमें आपके पास में मैक्सिमम कॉलिजन कब होगा, जब सभी एक साथ भेजेंगे तब आपके पास में मैक्सिमम कॉलिजन। डी और ई, अगर मान लो कि ए को जो डेटा है सेम टाइम के ऊपर भेजना है बी को, और सेम जो टाइम है उसके ऊपर ई को डेटा भेजना है बी को, तो क्या होगा, बीच में आपके पास में कॉलिजन क्रिएट होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या चाहिए होता है, एक्सेस कंट्रोल चाहिए होता है। मतलब आपका जो पाथ है उसका कंट्रोल पाना, आपका जो पाथ है उसका कंट्रोल पाना। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, जब ए को डेटा भेजना है किसको, डी को, तो वो क्या कहेगा कि आपका बीच का जो पाथ है उसका मेरे को एक्सेस चाहिए। तो जब ए डेटा भेज रहा होगा डी को, तब क्या होगा, बी सी ई क्या करेंगे उस टाइम पे, डेटा को भेजना स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। फिर आपके पास में अगर ए ने डेटा भेज दिया डी को, डेटा का जो ट्रांसफर है वो आपका खत्म हो गया। फिर आपका जो ई है उसको अगर डेटा भेजना है किसको, बी को, तो ई क्या कहेगा कि ये जो आपका पूरा पाथ है इसका मेरे को एक्सेस चाहिए, ताकि क्या हो, सेम टाइम के ऊपर दूसरा जो डिवाइस है डेटा भेजना स्टार्ट ना करे। तो ई ने क्या किया, ये जो आपका पूरा पाथ था इसका एक्सेस ले लिया और जो डेटा है वो बी को ट्रांसफर कर दिया। ये जो आपकी केबल होती है इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन, और ये जो आपकी केबल्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइन्स कहते हैं। और ये दो क्या होते हैं आपके पास में, तो ये होता है आपके पास में एक्सेस कंट्रोल। व्हेन मैनी डिवाइसेस शेयर द सेम चैनल, मतलब कि ए बी सी डी ये सब क्या कर रहे हैं, सेम जो आपका कम्युनिकेशन चैनल उसको शेयर कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर डिसाइड्स व्हिच डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट गिवन टाइम। डेटा लिंक लेयर ये करता है डिसाइड कि कौन से टाइम के ऊपर कौन डेटा को भेज सकता है। इसमें हम यूज करते हैं सी एस एम ए सी डी और सी एस एम ए सी ए। ये होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन कॉलिजन अवॉइडेंस। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसको मैं लिख देता हूँ, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, और ये हो जाएगा कॉलिजन अवॉइडेंस। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, हाँ, और सी डी मीन्स हो जाएगा कॉलिजन डिटेक्शन। मतलब पहले होता है कॉलिजन को डिटेक्ट करना है कि क्या क्या कॉलिजन हुआ है, और फिर उस कॉलिजन, और एक और होता है हमारे पास में कि उस कॉलिजन को अवॉइड करना। मैंने बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो दे दिए हैं ना, एक बार कुछ कह रहे हो क्या उसमें, रिपीट फुल फॉर्म। क्या कह रहे हो, इसकी मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सी एस एम है सी डी, करियर एंड मल्टीपल एक्सेस collision detection और collision avoidance। करियर एंड मल्टीपल एक्सेस collision detection और collision avoidance। जब मल्टीपल एक्सेस हो
उसको डिसाइड करना कि कौन डिवाइस भेज सकता है। डन। और लास्ट में आपके पास में क्या आता है, फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर में रिलायबल डिलीवरी, मतलब कि बिना लॉस के, बिना डुप्लीकेशन के आपके पास में क्या हो, डेटा एरर फ्री और सही फ्लो के साथ में डेटा ट्रांसफर। तो ये आपका लास्ट होता है फंक्शन किसका, डेटा लिंक लेयर का। एंश्योर्स फ्रेम्स रीच विदाउट लॉस, डुप्लीकेशन और एरर, यूज एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशंस। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि अगर डेटा पहुंच गया तो सामने वाला जो डिवाइस है वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरे पास में डेटा पहुंच गया, ताकि जो सेंडर है उसको ये पता चले कि हाँ जो डेटा है वो पहुंच गया, मुझे फिर से रीट्रांसमिट नहीं करना। और अगर मान लो लॉस होता है तो वो क्या करता है, उसको रीट्रांसमिट भी करता है। वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, वो रिलायबल डिलीवरी में करेगा, मतलब अगर डेटा नहीं पहुंचा नेगेटिव वाला वापस ले लेगा। मैं ठंडी पीता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा आज डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस में। फर्स्ट होता है फ्रेमिंग, दूसरा होता है फिजिकल एड्रेसिंग, थर्ड होता है एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, फिर आता है आपका फ्लो का कंट्रोल करना, एक्सेस का कंट्रोल करना और रिलायबल डिलीवरी करना। इस चीज़ को पॉइंट्स में लिख लो अगर आपने लिखा है ना, क्योंकि आपके पास में ये चीज़ पूछेंगे कि इसमें से कौन सा डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। तो 2 बज गए, क्लास में आगे आएंगे ये सब चीज़ें। इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, आपके पास में फ्लो कंट्रोल है तो इसमें आपके पास आएंगे स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, इसके डायग्राम्स ये वाले होते हैं। मतलब इस हफ्ते डेटा लिंक ले चलेगा, इस हफ्ते से आगे भी चलेगा, यहाँ पे CRC चेकसम के जब एक फ्रेम जाती है दूसरे पर, तो इसके साथ एक टाइमर भी साथ में जाता है ना, जो मतलब अगर टाइमर आपके IPv4 IPv4 में नहीं, V6 मतलब होता है। एक सेशन तो क्रिएट होता है, जो अगर मान लो वहां तक डेटा नहीं पहुंचा तो यहाँ से वापस रीसेंड देगा। वो आपके IPv4 IPv6 में एक हेडर का पार्ट होता है, TTL जिसको कहते हैं, टाइम टू लिव, है ना। जैसे मान लो कि डेटा अगर जा रहा है A से B में, तो वो क्या करेगा, एक हेडर के अंदर एक इंफॉर्मेशन भेजेगा जिसको हम कहते हैं टाइम टू लिव। अगर उस टाइम तक अगर मान लो कि डेटा नहीं पहुंचता है तो वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा आपके नेटवर्क से। अगर मान लो कि डेटा हमने भेजा है और वो जो राउटर उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, नेटवर्क में घूमता रहेगा और नेटवर्क में ट्रैफिक को क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, टाइम टू लिव एक आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे 1 मिनट या हमने कहा 5 मिनट। अगर इतने टाइम तक अगर आपको कोई राउटर नहीं मिलता है तो आप क्या करो, खुद ही रिमूव हो जाओ उस नेटवर्क से, ताकि नेटवर्क में कंजेशन ना हो, ट्रैफिक ना बढ़े। IPv4 IPv6 का एक पार्ट होता है। यहाँ पे नहीं, और थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ये जो आपने 2000 लिखा है, ये सिर्फ डेटा के लिए है या फिर हेडर और सब include? नहीं, आपको पूरा हेडर और उसके साथ में, क्योंकि वो चाहेगा तो पूरा साथ में। तो इस वे में ये आपका एकदम ऐसा नहीं होता कि 1000 2000, ये आपका कितना भी हो सकता है, 1248 कितना भी यूनिट का हो सकता है। ये यूनिट इसमें मतलब सीधे यूनिट है कि एमबी के यूनिट है तो इसमें आपके कोई भी हो सकता है, किसी KB हो सकती है, MB हो सकती है, तो डिपेंड करता ये है कि डिसाइड कौन करता है? वो राउटर की कैपेसिटी है अपनी। तो क्या है